हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। तो चलिए, कल के वीडियो में हमने क्या अध्ययन कर रहे थे हम लोग, परमाणु की संरचना, जो कि पूरी तरह से रदरफोर्ड के आधार पे आधारित था। तो हमने कल वाले जो वीडियो में पढ़ा, अगर आप आज इस वीडियो में नए होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि जो कल का वीडियो आया है पार्ट 1 है हमारा परमाणु वाला, वो आप देख लें, क्योंकि उसमें जो हम पढ़ा है वो डिफिनीशन है, एक न्यूमेरिकल भी था उसमें। तो बेहतर है कि आप कल वाला वीडियो देख के ये वाला वीडियो आप देखें, क्योंकि हम जो उसमें जो एग्जाम के लिए आप इम्पॉर्टेंट थे वो आपको हम करा दिए हैं। डिफिनीशन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि 5-6 बताए थे कि क्या क्या है उसमें, उन्होंने क्या अध्ययन किया, क्या क्या निकाला, किसका व्यास कितना होता है और कौन कौन सी परत लगी होती है। तो आज हम जो करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछता है कैसे पढ़ो। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम अभी से किताब पढ़ना चालू कर दें, पूरी किताब पढ़ें तो संभव है नहीं। तो वही चीज पढ़िए, वही चीज हम भी पढ़ाएं, ताकि उससे आपको फायदा मिले। वो चीज आपको क्या मिले, फायदा मिले, वो चीज आपको एग्जाम में देखने को मिले। क्योंकि दिन कम बचे हैं और हम अभी से आपको पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ाए हैं, तो क्या फायदा है। हमारे लिए भी समय का नुकसान है, आपके लिए भी नुकसान है। तो सबसे बढ़िया बेहतर क्या है कि हम लोग वही चीज पढ़े जो कि सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए, हम सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने वाला क्लास ही नहीं है। अगर फिजिक्स है, घबराने वाला क्लास ही नहीं। सीधा सीधा आप सूत्र याद रखिए। और किसी भी सवाल को करने का दो तरीका होता है, एक आप लॉन्ग विधि से जाइए, या तो एक स्मॉल विधि से जाइए, या तो एक आप लॉन्ग विधि से जाइए, एक या स्मॉल विधि से जाइए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है, सोने के नाभिक के कितने निकट तक पहुंच सकता है। प्रश्न देखिए, एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा, अब आप थोड़ा एज्यूम करिए, समय है हमारे पास, थोड़ा एज्यूम करिए आप कि हमने क्या पढ़ा था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, कि उन्होंने एक बॉक्स से जब बिस्मिथ नामक पदार्थ रखा था जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, वहां से हमारा अल्फा कण निकल रहा था, अल्फा कण निकल रहा था। और आगे क्या थी, सोने की पतली परत, सोने की पतली परत। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा, जब वहां से अल्फा कण निकल रहे थे तो वहां कुछ गति होंगे उसमें, तभी तो आगे बढ़ रहे थे ना। उस अल्फा कण में क्या होंगे, गति होंगे। तो कह रहा है कि अल्फा कण जिसकी गति ऊर्जा 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इस क्वेश्चन के रिलेटेड उस परमाणु मॉडल से कोई नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ, क्वेश्चन किस चैप्टर से है, आखिर कह क्या रहा। इसलिए समझा रहे हैं। जब वहां से अल्फा कण निकल रहे थे, आप माइंड में एज्यूम करिए कि जब वहां से अल्फा कण निकल रहे तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का मान दिया है 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन, 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन। और पूछ रहा है कि सोने के नाभिक के कितने निकट तक पहुंच सकता है। जो हम यहाँ पे सोने की पतली परत बनाए थे, सोने की जो पतली परत बनाए थे, पूछ रहा है कि इसके नाभिक के कितने निकट तक पहुंच सकता है। तो देखिए, इसका जो हमारा सूत्र होता है ना, इसके जो सूत्र होता है आर ओ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ZE² बटा में के। आर ओ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² बटा में के। आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप रट जाइएगा, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। तो अब देखते हैं कि आर ओ क्या है। आर ओ क्या है, सोने के नाभिक से निकटतम दूरी। मतलब आर ओ के याद करिए कि आर ओ क्या है हमारा, दूरी। आर ओ इजकल टू दूरी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9। 2 वैसे ही रखेंगे, कोई कोई इसे छेड़छाड़ नहीं होगा। जेड क्या रखेंगे हम, जेड इजकल टू परमाणु क्रमांक, जेड इजकल टू परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आपके मन में सवाल उठेगा सर जी किसका परमाणु क्रमांक, तो जिसके नाभिक के निकटतम दूरी पूछ रहा है उसका परमाणु क्रमांक, यानी सोने का परमाणु क्रमांक। तो जेड इजकल टू परमाणु क्रमांक, ई इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी सीधे सीधे कहिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ई का मान कितना होगा, इतना याद रखना है कि जहां जहां भी ई आए 1.6 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, वो अलग बात है।
के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। अब कहोगे सर जी इसका मान कहाँ दिया रहता है, तो देखो जिसकी गतिज ऊर्जा 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है तो के इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा, आर ओ इज इक्वल टू दूरी, इसका मान 9 × 10 के पावर 9, जेड इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। अब ये याद कर लेना है। अब क्वेश्चन बनाते हैं सीधे सीधे। देखिए एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा है, सीधे सीधे सूत्र लिखिए, लिखा है आर ओ हमें ज्ञात करना है, तो आर ओ इज इक्वल टू 1/4 का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9, मान रखिए 9 × 10 के पावर 9 इंटू 2 है तो 2 रखिए, इंटू जेड, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अब आपको परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा, जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 हमें याद है, हमने लिख दिया, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो जो सोने का परमाणु क्रमांक 79, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, तो देखो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 और बाटा में के का मान कितना है, 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन, 4 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन। तो मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको चेंज करेंगे किस में, जूल में, किसमें चेंज करेंगे, जूल में। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है ना, किसमें चेंज करेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी को जूल में चेंज करेंगे। तो जूल में चेंज करेंगे तो 4 × 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अब इसको हल करिए आप, आर ओ इज इक्वल टू, देखिए जब भी आपको ऐसा सोल्यूशन आ जाए ना एग्जाम में करने को, तो बहुत लड़के करते क्या है कि घात कम करते जाएंगे, उनको लगेगा जितना हम घात कम करेंगे ना उतना सवाल आसान होगा। सबसे बेहतर तरीका कि आप घात को बढ़ाते जाइए, जितना आप घात अधिक करेंगे या ये छोटा कर देंगे उतना आपके लिए ये जो आसान बन जाएगा। ये देखिए कैसे करते हैं, सीधा सीधा गुणा करिए, 9 से गुणा करिए किस में, देखिए कौन कौन सा किस में घात नहीं है, 2 से 2 में घात नहीं है, न दूना 18, न दूना 18, ये 79 है, इसको छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। अब 18 में आप 6 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी छोड़ दिए, न दूना 18, 18 गुणे, अब देखिए क्या क्या बचा, 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 यानी 10 के पावर माइनस 38, 19 19 38, तो 10 के पावर माइनस 38 और 38 में से 9 गया, कितना बचेगा 29, 38 में से 9 गया 29, तो ये 10 के पावर माइनस 29, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बचा क्या है 1.6 1.6 और ये 79, लिख दीजिए इसको 1.6 इंटू 1.6 इंटू 79 इंटू 79। अब देखिए बाटा में क्या बचा है, 10 के पावर माइनस 13, जब 10 के पावर माइनस 13 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 13, ठीक 10 के पावर 13। अब बाटा में लिखिए 16 चौका 64, एक अंक पे दशमलव है तो 6.4, फिर इसको कटाइए 16 चौके 64, 4 बार में कट जाएगा, ये 4 चौका 16.4, अब गुणा कर लीजिए 18 चौक 72, आर ओ इज इक्वल टू 18 चौक 72 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 29 ये वाला, और यहाँ पे क्या बचेगा 79 इंटू 10 के पावर 13। अब इसको हल कर लीजिए सीधे सीधे, 72 में 79 से गुणा करना है, अगर नहीं आ रहा ना तो छोड़ दीजिए। देखिए क्या क्या करेंगे हम, 72 इंटू 79 या तो गुणा कर लीजिए, टाइम है तो गुणा कर ही लेते हैं, 79 इंटू 72, 2 9 18, 1 7 14 1 15, 63 3 हासिल 6 49 49 6 49 6 55, 8 5 3 8 5 1 6 5 दशमलव एक अंक पे 568.8, लिख लीजिए आर ओ इज इक्वल टू 568.8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे माइनस 29 है, 10 टू पावर माइनस 29 है, ये पावर में है, 10 टू पावर माइनस 29 10 टू पावर 13, तो 29 में से 13 गया कितना होगा 16, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से गया 1 16 माइनस, तो 568.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 568 इंटू 10⁻16 दशमलव इधर करेंगे तो फिर एक हाथ बढ़ेगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो मेन हमारा मोटो क्या था, न्यूमेरिकल करना और सूत्र याद करना। तो आर ओ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z स्क्वायर बटा में के, जहां पे z इजकल टू परमाणु क्रमांक, ई इजकल टू ई का मान आप ऑलरेडी जानते हैं, और के का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आर ओ आपसे पूछेगा। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। इस पे से भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अल्फा कण जिसकी गति ऊर्जा 8 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम के नाभिक के कितने निकट तक पहुंच सकता है। सीधा सीधी के का मान दे देगा हमारा 8, के का मान दे देगा, के का मान दे देगा 8, यहाँ पे सोना ना करके दे देगा यूरेनियम, यूरेनियम। अब सिंबल क्या होता है, यू आर की क्या होता है, आप लोग देखते रहिएगा। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो मेहनत आपको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। हम कि कोई भी अध्यापक क्या करेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा, हम आपको पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि बाबू ये सवाल ऐसे किया जाता है। कोई उद्देश्य नहीं कि हमको हम पढ़ा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि ये सवाल कैसे किया जाता है, कैसे बनाएंगे तो कितना समय आपको मैनेजमेंट समय बचेगा, आप दूसरों से आगे जाएंगे। ये कोई भी अध्यापक यही करता है। तो मेन ये सूत्र याद रखना है, आर ओ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर बटा में के। और इस पे कोई भी सवाल आपसे पूछे कि कोई परमाणु दे देगा, उसका नाम दे देगा, तत्व दे देगा, यूरेनियम के नाभिक, मैग्नीशियम के नाभिक, फ्लोरीन के नाभिक, क्लोरीन के नाभिक तक कितने निकट तक पहुंच सकता है, तो सीधा सीधा आप आर ओ वाला ये सूत्र लगाइएगा, आर ओ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर बटा में के। अब देखिए, ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए, ये क्या कर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना कीजिए। आपसे इसमें कोई मान नहीं दिया है, कोई मान दिख रहा है आपको, कोई मान नहीं दिख रहा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना कीजिए। 1 मिनट के सवाल आपको स्तब्ध कर सकता है, इसमें कोई माने नहीं दे तो करेंगे क्या। लेकिन एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो याद रखिएगा कि जो बोर कक्षा की मूल त्रिज्या होती है, बोर कक्षा की मूल त्रिज्या होती है, मूल त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम होती, 0.53 एंगस्ट्राम होती। इसको अपने दिमाग में न बैठा लीजिएगा बात को, कि जो बोर कक्षा की हमारी मूल त्रिज्या होती है कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्राम, 0.53 एंगस्ट्राम। 2-3 बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा, सवाल करेंगे तो भी हो जाएगा, याद नहीं करना, 2-3 बार रिवाइज कर सवाल कर लीजिए इस पे। जो बोर कक्षा की हमारी मूल त्रिज्या होती है 0.53 एंगस्ट्राम होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या पूछे, इसका सूत्र क्या होता है कि Rn इजकल टू R1 Rn इजकल टू n स्क्वायर इंटू R1, Rn इजकल टू n स्क्वायर इंटू R1, Rn इजकल टू n स्क्वायर इंटू R1, जहां पे ऑलरेडी आपको पता है कि R1 कितना है, R1 कितना है 0.53 एंगस्ट्राम, 0.53 एंगस्ट्राम। एन स्क्वायर क्या है सर जी, एन स्क्वायर क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, तो हम एन स्क्वायर की जगह पे किसका मान रखेंगे, जिसका पूछ रहा है। यदि प्रथम का पूछेगा, प्रथम मतलब 1, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। पूछेगा यदि द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या बताइए, तो एन की जगह पे 2 रखेंगे, एन की जगह पे 2। तो फिर कहेंगे सर ये एन क्या है, तो जो पूछ रहा है हमसे कि जैसे देखो Rn इजकल टू n स्क्वायर इंटू R1, ये R1 का तो आप ऑलरेडी मान जाते हैं कितना होता है 0.53 एंगस्ट्राम, 0.53 एंगस्ट्राम। ये n क्या है कि जिसका मान आपसे पूछ रहे, यदि प्रथम हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या पूछेगा तो n की जगह पे 1, यदि 2 का पूछे तो 2 का स्क्वायर, यदि तीसरा का पूछे तो 3 का स्क्वायर,
यदि हाइड्रोजन परमाणु की चतुर्थ बोर कक्षा की त्रिज्या पूछे तो n की जगह पे क्या रखेंगे 4, यहाँ पे R4, यदि 1 का पूछे तो R1, यदि R2 का पूछे तो R2, यदि 3 का पूछे तो R3। ठीक, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एकदम इजी तरीका है। इसका एक और भी सूत्र होता है बनाने का, इसका एक और सूत्र होता है, देखिए वो सूत्र क्या है अपना, इसी सूत्र पे बनाते हैं। Rn किसका पूछ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना कीजिए। R1 प्रथम पूछ रहा ना, n की जगह पे R1, R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू R1 का मान कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब गुणा कर लीजिए तो R1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.53 रखिए। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि पूछेगा R2 का, यदि द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या पूछेगा तो 2 लिख लीजिए, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 0.53। अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 0.53 से गुणा कर लीजिए, इसमें 2 का स्क्वायर 4, तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.53। अब गुणा 4 तिया 12, 2 4 5 20, 20 21, 2 अंक उसमें लगेगा ना, यहाँ लगेगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की आपके बोर कक्षा की त्रिज्या पूछे, यदि प्रथम का पूछे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, द्वितीय का पूछेगा तो 2 का स्क्वायर, यदि 3 कक्षा के पूछे तो 3 का स्क्वायर, चतुर्थ का पूछे तो 4 का स्क्वायर, और R1 का मान याद रखना है 0.53, 0.53। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की यदि बोर कक्षा से किसी भी कक्षा की त्रिज्या पूछे आपके 5, 6, 7, 8, मतलब किसी भी कक्षा के पूछे, उसका स्क्वायर करके और 0.53 से गुणा कर दीजिए, इजी ट्रिक है। लंबा वाला विधि से जाना ही नहीं है आपको, 0.53 याद रखिए। मूल कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है 0.53। किसी भी कक्षा की पूछे, 5वीं के पूछे तो 5 का स्क्वायर करके से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, वो 2 क्वेश्चन किए, अब ये हमारा 2 क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन है ना सब एक दूसरे से अलग अलग है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं उस पर आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन स्वयं से लिख के ट्राई करिए, क्योंकि हम वीडियो में जो कराएंगे एक एक क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए उस पर हम क्या कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करिए बना के अपने खुद से, या तो सीरीज से करिए या खुद से बना के करिए। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n इज इक्वल टू -13.6 बटा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दी जाती है। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा एवं विभव की गणना कीजिए। थोड़ा सवाल आपको डराएगा जरूर, लेकिन हार्ड नहीं है, प्रयास करेंगे तो बहुत इजी है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n इज इक्वल टू -13.6 बटा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दी जाती है। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा एवं विभव की गणना कीजिए। अब देखिए, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताएं आपके कि बोर कक्षा की जो मूल त्रिज्या होती है कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यही ना बताए, ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी क्या है त्रिज्या है। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर होता है ये क्या है हमारा त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। जो मूल इसकी ऊर्जा होता है, ऊर्जा कितना होता है 13.6। ये भी आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा कितनी होती है 13.6। तो सवाल में कुछ भी नहीं है। अब सवाल देखिए, कुछ नहीं है सवाल हमारा, क्या कह रहा हमें ज्ञात करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा एवं विभव की गणना कीजिए। सीधे से निकाल देते हैं E1 इज इक्वल टू मूल ऊर्जा स्तर कितनी होती है 13.6। अब किसके हाइड्रोजन की निकालना है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु क्रमांक 1 का स्क्वायर से यानी n स्क्वायर के, इसका जो मूल सूत्र होता है हमारा E इज इक्वल टू 13.6 बटा में n का स्क्वायर, ये हमारा मूल सूत्र है। इसके लिए 13.6 हमारा मूल ऊर्जा स्तर है,
एन किसका मतलब किसका करना, हाइड्रोजन परमाणु का, एन इज इक्वल टू 1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, E1 इज इक्वल टू 13.6 आ गया ना। अब थोड़ा सा यहाँ से आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए कि क्या क्वेश्चन कर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इज इक्वल टू 13.6 एन स्क्वायर वोल्ट है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ से हम निकालेंगे E इन्फिनिटिव एन E इज इक्वल टू E इन्फिनिटिव माइनस E1, E इज इक्वल टू E इन्फिनिटिव माइनस E1, ये हमारा मूल है, मूल ऊर्जा है, ये क्या है, मूल ऊर्जा है। E इन्फिनिटी का मान कितना होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर E इन्फिनिटी का मान रखना हो तो हम क्या रखेंगे, जीरो, क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो माइनस 13.6, 13.6 सॉरी माइनस 13.6 है ना, तो माइनस रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है यहाँ पे माइनस दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि माइनस 13.6 है, तो हम माइनस रखेंगे, अगर माइनस नहीं दिया रहता तो माइनस नहीं रखते, क्योंकि हमारा सूत्र मूल क्या होता है, इज इक्वल टू 13.6 बटा में एन स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस वो लगा चुका है, तो हम भी माइनस लगा देंगे क्वेश्चन में, तब माइनस 13.6, अब खोलेंगे तो 0 प्लस 13.6 यानी 13.6, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यक आयनन ऊर्जा, ये क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा, ये क्या होगा हमारा आयनन ऊर्जा। अब एक बात आप याद रखिए कि किसी भी क्वेश्चन में जितना मान आयनन ऊर्जा का होता है उतना ही मान विभव आयनन विभव का होता है, जितना मान आयनन ऊर्जा का होता है उतना ही मान विभव का होता है, तो सीधे लिख देंगे, अतः हम जानते हैं कि आयनन ऊर्जा इज इक्वल टू आयनन विभव, तो यानी आयनन ऊर्जा इज इक्वल टू विभव, आयनन ऊर्जा इज इक्वल टू विभव, तो विभव कितना हो जाएगा फिर हमारा 13.6 ही हो जाएगा। ठीक, आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, जो दिया तो वही रख दिया, 1 का स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। अब ये बताइए यदि हाइड्रोजन के जगह पे हम हीलियम दे दें, हीलियम दे दें, लिथियम दे दें, बर्लियम दे दें, बोरान दे दें, और यहाँ पे हम मैथ कुछ इसका ऊर्जा का मान कुछ और अलग दे दे, तब तो हमारा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा ना। तो मेन हमारा मोटो क्या था कि अगर इसके आधार पर, इसके बेस पे कोई अन्य क्वेश्चन है तो हम घबराए नहीं, इसको जल्दी से हम बना ले। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब हम ये क्वेश्चन करा दे तो इसमें आप 3-4 क्वेश्चन खुद से करिए, और यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन हमसे क्लास में डिस्कस करिए, पूछिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण n बराबर 3 से n बराबर 2 में होता है, तो उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण n बराबर 3 से n2 में होता है। देखिए एक चीज थोड़ा चित्र समझते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन की मूल त्रिज्या हो गई, कक्षा हो गई, मान लेते हैं हाइड्रोजन की मूल हमारा क्या हो गई, कक्षा हो गई। अब आपको शायद वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये मान लेते ये कौन सी कक्षा है 1, और ये जो कक्षा ये 2, और ये है 3, ऐसे तो हम मूलतः 4 मानते हैं, मूलतः कितनी मानते हैं 4, ये हमारे कौन सा है 4। अब थोड़ा सोचिए, यदि हमारा हाइड्रोजन फर्स्ट कक्षा में यानी इसमें है, फर्स्ट में है, और यहाँ से दूसरी कक्षा में उत्सर्जित होकर आ रहा है, दूसरी कक्षा में आ रहा है, तो कुछ तरंग दैर्घ्य वो उत्सर्जित करेगा। यदि हम इस वाले चेयर पे बैठे हैं, एक सेकंड के मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये घर है, यदि हम इस घर में बैठे हैं और इस घर से हमें 2 नंबर घर में आना है, तो हमारे से कुछ तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित होगा, हमारी चाल में परिवर्तन होगा, कुछ हमारे पास वेग आएगा, कुछ आवृत्ति बदलेगी ना। तो वैसे हम क्वेश्चन है कह रहे कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण N3 से N2 में होता है, N3 से यानी हाइड्रोजन हमारा तीसरी कक्षा में है और तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है। हाइड्रोजन बैठा कहाँ है 3 नंबर रूम में, और आ कहाँ रहा 2 नंबर रूम में। तो पूछ रहा है कि तो उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। जो उससे उत्सर्जित फोटॉन होगी, जो उससे उत्सर्जित ऊर्जा होगी, जो उत्सर्जित फोटॉन होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी हम लेमडा का मान पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य को हम किसे नोट करते हैं लेमडा से, तो पूछ रहा है कि लेमडा का मान ज्ञात करें। जो इसके लिए हमारा मूल सूत्र होता है वो देखिए आप,
1/λ कोष्ट में 1/n1 का स्क्वायर और यहाँ पे होता है माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा ये उलझा रहा होगा कि यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए जो ये n1 होता है ना, ये जो n1 होता है, जहां लिख देते हैं हम, जहां n1 इजकल टू n3 से n2 में आता है, यानी n1 इजकल टू जिसमें आता है, जहां पे वह आएगा सबसे पहले उसका मान हम रखेंगे। जहां n1 इजकल टू जहां वह आता है, जहां वह आता है, और n2 इजकल टू जहां से आता है, जहां से आता है। अब आपको याद रखना है, थोड़ा परेशानी होगी आपको याद करने में, कि ऐसे याद करिए आप कि उसका मान पहले रखेंगे कि जहां पे वह आएगा, जहां पे वह आएगा सबसे पहले हमें उसकी जानकारी लेना जरूरी कि वह कहाँ पे आ रहा है। तो जहां पे वह आएगा ना, सबसे पहले उसका हम मान रखेंगे। तो देखिए कहाँ पे आ रहा, n2 में आ रहा, यानी सबसे पहले हम 2 रखेंगे, और कहाँ से आ रहा, तो 3 नंबर कमरा से आ रहा, 3 नंबर कक्षा से आ रहा, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3। जहां से वह आ रहा, एक चीज याद रखिए, ज्यादा याद नहीं करना है कि n1 क्या है n2 क्या है, जहां से वह आ रहा उसको हम लास्ट में रखेंगे। जहां से वह आ रहा उसको कहाँ रखेंगे, हम लास्ट में रखेंगे, और वह जहां आ रहा है उसको हम पहले रखेंगे। एक याद कर लीजिए कि वह जहां से आ रहा ना उसको हम लास्ट में रखेंगे, बस सीधी सी बात। जहां से वह आ रहा कहाँ रखेंगे, उसको हम लास्ट में रखेंगे। रखिए 1/λ इजकल टू 1 बाई तुरंत निकालना है ना, तो सॉरी यहाँ पे एक छूट गया था। 1/λ इजकल टू आर। आर क्या है आपका, रिडबर्ग नियतांक। जहां आर इजकल टू रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक, जो आर का मान होता है, आर इजकल टू 1.097। 1.097 आर का मान कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। अभी आपको याद रखना है कि आर का मान कितना होगा, आर इजकल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। ऊपर वाला मिटा देते हैं, उसी को हल कर देते हैं। देख 1/λ, ये 2 नंबर है, समझिए कि फर्स्ट नंबर है, 2 नंबर। 1/λ इजकल टू आर इंटू कोष्ट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 मतलब वो जहां आ रहा, और जहां से आ रहा वो इसका हम बाद में रखेंगे। 1/λ इजकल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, और बटा में 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4, और 1/3 का स्क्वायर, किसी में कहां से आ रहा, 3 से 3 का स्क्वायर 9। अब इसको अलग हम हल कर लेते हैं। 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम ले लीजिए। 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 36। 4 9 36, 9 9 36, 4 5/36, 5/36। तो 1/λ इजकल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5/36, 5/36। अभी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना आ रहा, जितना आएगा वही हमारे तरंग दैर्घ्य का मान हो जाएगा। 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5/36। ये आपकी जिम्मेवारी है कि इसके आगे आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, अब आगे का हम 2 क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए, अभी हमारे एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन तो ऐसे बहुत है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वही कराया। हो सकता है कि हमें कुछ और भी लगे कि इम्पोर्टेंट, हाँ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम वीडियो लेके आ सकते, उससे आप घबराइएगा मत कि सर इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपने केवल इतना ही कराया। जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपका समय नुकसान ना करते हुए आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो हम ये क्वेश्चन लेके आपको आएंगे, कराएंगे। उससे आप घबराइएगा मत कि हमारा कोई टॉपिक खत्म हो गया, किताब पूरा खत्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि बोर्ड में आपको दिखाई ना दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की, जहाँ ई लिखे हैं इलेक्ट्रॉन है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। सीधे से निकलते हैं, गतिज ऊर्जा इजकल टू, देखिए गतिज ऊर्जा इजकल टू, गतिज ऊर्जा इजकल टू माइनस ई। आप बोलेंगे सही माइनस ई क्या है? माइनस ई कुल ऊर्जा। अरे गतिज ऊर्जा ही ना कुल ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा ही कुल ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा इजकल टू माइनस यानी माइनस ई कुल ऊर्जा, माइनस ई कुल ऊर्जा। अब सीधे सीधे इसका मान भरिए। ई का मान कितना दिया क्वेश्चन में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कुल ऊर्जा का मान क्या दिया क्वेश्चन में? कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो गतिज इक्वल टू, पहले से हमारा माइनस है और पहले से एक माइनस दिया है, अब काट मत दीजिएगा, तो माइनस और फिर क्वेश्चन में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ये क्या होगा हमारा? गतिज ऊर्जा। अब पूछ क्या है दूसरा हमारा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा निकालना है हमको, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा। अब एक मिनट आप समझिए कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो किस ऊर्जा में है? स्थितिज ऊर्जा में, यानी उसके पास कोई भी एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी किस रूप में है? स्थितिज के रूप में है। स्थिति, कोई भी गतिमान नहीं है, एकदम स्थित रूप में है। हमें दिख ही नहीं रहा है कि उसमें एनर्जी है भी कि नहीं है। यदि वह वस्तु चलना प्रारंभ कर दे तो उसमें तुरंत कौन सी ऊर्जा दिखाई देगी? गतिज ऊर्जा। यानी कोई भी वस्तु गति करने से पहले किस ऊर्जा में स्थित थी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो किसी भी वस्तु का हमें यदि कुल ऊर्जा ज्ञात करना हो, यदि किसी भी वस्तु का हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करना हो, तो कुल ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कुल ऊर्जा। तो हमें क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। इसको बाहर निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कुल ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, कुल माइनस गतिज, कुल माइनस गतिज। अब इसको हल कर लीजिए आप। कुल ऊर्जा का मान कितना दिया क्वेश्चन में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर यहाँ पे माइनस गतिज ऊर्जा का मान कितना आया है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना आया है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, -3 माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मान हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। आपको बस ये सूत्र याद रखना है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा। यहां से आप हर चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए
अब जो हमारे इसमें मोस्ट टॉपिक बचा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो पढ़ ही लिए। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज पूछ सकता है कि बोर का परमाणु मॉडल बताइए, बोर का परमाणु मॉडल बताइए, या बोर मॉडल की कमियां बताइए। तो एक चीज आपको याद रखना है, देखिए यदि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछे तो सीधे सीधे आपका जो उन्होंने बताया था कि सोने की पतली परत का व्यास कितना होता है, जो चादर लगाएंगे कैसे लगाएंगे। अगर चित्रवत पूछे तो हम जो पहले वाले वीडियो पढ़ाए वो अब वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यदि बोर मॉडल की कमियां पूछे सीधे सीधे तो जो रदरफोर्ड बताए थे, जो रदरफोर्ड साहब बताए थे, सीधे सीधे वही आप लिख दीजिएगा। हम आपको वो इसलिए नहीं पढ़ाए कि जो चीज रदरफोर्ड ने दिया वही सेम चीज बोर वाला है, बोर का मॉडल है, तो सीधा सीधा वही आप लिख दीजिए। यदि कमियां पूछे तो सेम वही उतारिएगा आप, कोई डिफरेंस नहीं उस चीज में। एक टॉपिक है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम चैप्टर के नाम देते हैं परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो परमाणु संरचना तो हमने अच्छा से कवर किया, और लास्ट में क्या बचा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए, अब इसमें पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीज है। यदि आप शुरू से पढ़े होंगे चाहे नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई फायदा नहीं है शुरू से पढ़ने का। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वही चीज आप पढ़िए। आप देखिए, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मूल अध्ययन किया एक वैज्ञानिक थे बामर, बामर, बामर नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में इसका अध्ययन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामर नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में अध्ययन किया। उन्होंने यह बताया कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जब तरंग दैर्घ्य निकलता है, जो हमारी विकिरण निकलती है, वह दृश्य में भी कुछ श्रेणियां बनाती है, दृश्य में भी कुछ श्रेणियां बनाती है, कुछ श्रेणियां बनाती है। तो कितनी प्रकार की श्रेणियां बनाती है, तो 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। पांचों का नाम देखिए आप। पहला जो हमारा श्रेणी है लाइमन श्रेणी है, लाइमन, लाइमन श्रेणी। जो दूसरा है हमारा बामर। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ये ना कि हो सके कि आप इधर उधर याद कर लें। अगर आप इधर उधर याद करते हैं तो ये गलती हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि N2 N1 क्या होता है। तो पहला लाइमन श्रेणी, दूसरा बामर श्रेणी, तीसरा क्या था हमारा, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। लाइमन, बामन, पाश्चन, और चौथा क्या था हमारा, ब्रैकेट श्रेणी। चौथा क्या है, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और पांचवा क्या है हमारा, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। यहां से आपका तरंग दैर्ध्य का मान पूछेगा, आपका यहां से क्या पूछेगा, तरंग दैर्ध्य का मान पूछेगा। तो सीधे सीधे सूत्र याद रखिएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर कोष्ट में 1 बटा में n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किसके लिए था, लाइमन के लिए था। ये किसके लिए था, लाइमन के लिए था। अब बामर के लिए देखें सूत्र, 1/λ इज इक्वल टू आर कोष्ट में 1 बटा में n2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसके लिए देखिए सूत्र, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसके लिए सूत्र देखिए आप, 1/λ इज इक्वल टू आर कोष्ट में 1/n4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब पांचवा का लेके देखिए आप, 1/λ इज इक्वल टू आर कोष्ट में 1/n
n5 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर। अब आप थोड़ा याद करिए कि जो पहले वाला क्वेश्चन करा है कि n1 n2 क्या है, तो जहां से जहां जहां वह आया है, जहां वह आया है वह किसका मान है, n1 का। तो लाइमन श्रेणी में आप याद रखिए कि लाइमन किस नंबर पे है, 1 नंबर पे। लाइमन किस नंबर पे है, 1 नंबर पे। बामर किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2। पाचन किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3। ब्रैकेट किस पे है, 4 पे, तो 4। फुंड किस पे है, 5 पे, तो यहाँ पे 5। तो यानी यहाँ जो पहले मान होता है, कोष्टक में जो पहले वाला मान होता है वो किसका मान होता है, कि जहां वह आया है, हाइड्रोजन परमाणु जहां वह आया है, जहां वह आया है। और ये N2 क्या होता है, अब यहां लिख दीजिए, जहां N2 इजिकल टू 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे N2 इजिकल टू 3 4 5 6। यहाँ पे N2 इजिकल टू 4 5 6। ठीक, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे N2 इजिकल टू 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे N2 इजिकल टू 6 7 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो जो पहला वाला मान है हमारा N1 है, जहां वह आया है। तो लाइमन श्रेणी में जब भी हाइड्रोजन हमारा मूल उसकी ऊर्जा स्तर आएगी तो कहाँ आके रुक जाएगी, 1 पे। इससे नीचे अब नहीं जाएगी। यदि बामर श्रेणी हो तो कहाँ आके रुक जाएगी, 2 पे। कहाँ आके रुकेगी, 2 पे। अब 2 से 1 पे नहीं आएगी। ऐसे भी याद रखना है, यदि क्वेश्चन में दे दे कि बामर श्रेणी द्वारा निकालिए, तो बामर श्रेणी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले हम 2 रख देंगे। और जहां से वह आ रहा, क्वेश्चन में देगा कि 5वीं श्रेणी से आ रहा, ऊर्जा का मान देगा आपको, 5वीं श्रेणी से आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5वीं। कहाँ तक आ रहा है, द्वितीय तक आ रहा है। यदि बामर देगा, ये नहीं भी देगा, यदि क्वेश्चन में केवल बामर दे दे, तो ये आपको याद रखना है कि बामर किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, 2। यदि दे दे कि पाचन श्रेणी द्वारा फाइंड करे, यदि पाचन श्रेणी द्वारा फाइंड करे, तो क्या निकालेंगे, N3 का मान 3 रख देंगे। N3 का मान 3 रख देंगे। और ब्रैकेट रखा हो, ब्रैकेट कितने में पता है, 4 नंबर पे, ब्रैकेट 4 नंबर पे। तो N4 का मान क्या रखेंगे, हम 4 रख देंगे। ठीक, N4 का मान 4 रख देंगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, लाइमन, बामन, पाचन, ब्रैकेट, फुंड। यदि फुंड द्वारा दे तो सबसे पहले फुंड किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे 5 रख देंगे। ब्रैकेट दे तो 4 रख देंगे। पाचन दे तो 3 रख देंगे। बामर देगा तो 2, और लाइमन देगा तो 1। लाइमन देगा तो 1, सीधा सीधी। और जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां से हाइड्रोजन गतिज ऊर्जा आ रही हो, जिस कक्षा में आ रहा, जहां से आ रहा हुआ, यहाँ इसका मान रखेंगे। ठीक, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। आपको ये वाला 5 श्रेणी का नाम याद कर लेना है, 5 श्रेणी का नाम याद कर देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक, तो चलिए, अब ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हालांकि अगर सही से पूछिए तो ना हमारा डिफिनेशन खत्म हुआ, ना ही न्यूमेरिकल खत्म हुआ है ना। इसका एक और वीडियो आपको देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि ये हमारा जो लेसन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन था आपको, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। आपसे अनुरोध भी करेंगे, निवेदन भी है कि इस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके आप पढ़िएगा, मेहनत करके पढ़िएगा, इस चैप्टर को रट जाइएगा आप। क्योंकि इस चैप्टर से ना ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इस चैप्टर से या तो डिफिनेशन या न्यूमेरिकल आपको देखने को ना मिले हो। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर पे आप मेहनत करिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।